श्रोताओं नमस्कार, स्वागत करते हैं आपका इस भेंट वार्ता में। मैं हूं आपके साथ आज दीपक निषाद और बहुत खास विषय हमने रखा हुआ है आज जिसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। और हमने पिछले दिनों देखा कि कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ कोरोना वायरस की दूसरी लहर के रूप में इसकी एक आमद के रूप में भी इसे देखा जा रहा है। एक तरफ जहां जांचों को लेकर के जागरूकता जरूरी है, वहीं टीकाकरण अभियान का जो दायरा है वो भी बढ़ाया जा रहा है। तमाम मुद्दे हैं जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। आप हैं डॉक्टर तलहा साद, विभागाध्यक्ष व एसोसिएट प्रोफेसर टीबी व चेस्ट विभाग, बुंदेलखंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सागर से। आपका हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने स्टूडियो में। धन्यवाद। जैसा कि हमने अपनी चर्चा के प्रारंभ में ही कहा कि कोरोना वायरस के इस लहर को दूसरी लहर के रूप में देखा जा रहा है। 2020 की यदि हम बात करें और 2020 से जब हमने एक लंबा अंतराल तय कर लिया, एक वर्ष का, मार्च का महीना फिर से आ गया है 2021 में, तो कोरोना वायरस को लेकर के कितनी प्रगति आप देखते हैं? तमाम जो इससे संबंधित हितधारक हैं उनमें कितनी प्रगति हुई है अभी तक पिछले एक वर्ष के अंतराल में? आपका क्या नजरिया है? मैं आपका धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके माध्यम से, इस आकाशवाणी के माध्यम से काफी ज्यादा लोगों के बीच इस बारे में, जो पिछली बार हमने रिकॉर्डिंग करी थी और पिछली बार हमने जो इसके लक्षण से संबंधित कोरोना वायरस के बारे में बताया था, वो काफी दूर तक इस तक जानकारी गई थी। और अभी भी लोग मुझसे उस भेंटवार्ता के बारे में पूछते रहते हैं और गांव से भी जो मरीज आते हैं वो हमेशा मुझे बताते रहते हैं कि ये जो भेंटवार्ता है वो उन्होंने सुनी और उससे उन लोगों को काफी हिम्मत बढ़ी, उन लोगों के बीच जानकारी मिली कि ये कोविड-19 या कोरोना वायरस का जो संक्रमण है ये होता क्या है। ये जो 2020 का जो कि कोविड-19 या कोरोना वायरस का जो संक्रमण है, और ये जो आपने अभी कहा कि मार्च के महीने से 2021 का जो दूसरी लहर के तौर पे इसको देखा जा रहा है, इसको पिछले साल और इस साल में किस प्रकार से भिन्न देख सकते हैं? किस तरह से आप इन दोनों बातों में अंतर देख सकते हैं? ये एक अच्छा सवाल है। 2020 एक काफी नया साल था इस कोरोना वायरस के लिए और काफी ज्यादा डर का एक माहौल था, काफी ज्यादा लोगों में असमंजस का माहौल था कि अब क्या हो जाएगा। इसको दो तरीके से आप देख सकते हैं, एक डॉक्टरों के स्तर पे आप देख सकते हैं और एक आम जनमानस के स्तर पे देख सकते हैं, और सरकारी स्तर पे भी आप इसको देख सकते हैं। डॉक्टरों के स्तर पे एक बुनियादी बात यह थी कि कोरोना वायरस का जो इन्फेक्शन था, जो संक्रमण था, इससे पहले कभी इतना विकराल रूप से देखा नहीं गया था और कोई स्टैंडर्ड, कोई फिक्स्ड, कोई प्रोटोकॉल नहीं था। जैसे कि किसी अन्य बीमारियों को लेकर के आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक फिक्स प्रोटोकॉल होता है कि ऐसी बीमारी अगर आता है तो इसमें ऐसे ऐसे इलाज करना चाहिए। कोरोना वायरस के साथ एक बड़ी समस्या रही थी कि डॉक्टरों के प्रति खुद ही ये बात का पूरी तरह से कोई पक्का गाइडलाइन नहीं रहा था कि किस प्रकार से इसके लक्षणों को देखते हुए इलाज करना है। लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं और जानते हैं कि जो अपने आयुर्विज्ञान संस्थान में जो कि धीरे धीरे लोगों के भीतर इसके बारे में और ज्यादा जानकारी बढ़ी और डॉक्टरों ने आपस में संवाद स्थापित किया और उसके बाद ये एक कुछ दवाइयों में नई जानकारी निकल करके आई जो कि काफी ज्यादा लाभप्रद साबित हो रही है कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने में। हाँ, मैं मानता हूं कि अभी भी इसके पूर्ण रूप से इसकी दवाइयां या इसके पूर्ण रूप से इसके रोकथाम में अभी हम पूरी तरह से सफल नहीं हुए हैं। लेकिन 2020 के उस समय से जहां से हमने इसकी लड़ाई शुरू करी थी, वहां से हम बेहतर स्थिति में पहुंच चुके हैं और कई एक दवाइयां जो कि इसके इलाज के लिए कारगर साबित हो रही हैं, जानकारी मिली है। सरकारी स्तर पे आप इसको देख सकते हैं कि सरकारी स्तर पे भी जो गाइडलाइन थी वो काफी कुछ पहले की उपेक्षा में क्लियर हुई हैं। कई बातें, कई गाइडलाइन, कई चीजें जो हैं पहले की उपेक्षा में ज्यादा स्पष्ट तौर पे आ गई हैं। और तीसरी बात जो कि आप आम जनमानस के बारे में अगर देख सकते हैं तो आम जनमानस में एक काफी ज्यादा भय का माहौल था। 2020 में ऐसा लग रहा था कि अब तो प्रलय ही आ गई है और अब कोई बचेगा नहीं। लेकिन धीरे धीरे लोगों में जानकारी बढ़ी
और लोगों ने एक काफी खराब समय जो लॉकडाउन का था और उस लॉकडाउन को क्रॉस किया, और फिर ये एक 2021 का समय है जहां पर कि लोगों के भीतर कोरोना वायरस के बारे में काफी कुछ जानकारी है। हाँ, ये बात सही है कि कई एक और जानकारी होना और जानकारी के साथ साथ उस जानकारी का सही तरीके से इस्तेमाल होना और बातों को मानना, ये बेहद जरूरी बात रहेगी। बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने बताई डॉक्टर साहब कि 2020 से लेकर 2021 तक में हमने काफी प्रगति कर ली है और मेडिकल साइंस काफी इसमें एडवांस हो गया है। और निश्चित रूप से मेडिकल साइंस यानी चिकित्सा क्षेत्र ये कोई स्थिर क्षेत्र नहीं है, स्टैटिक क्षेत्र नहीं है। लगातार अनुसंधान होते रहते हैं, शोध होते रहते हैं और उसके आधार पे आपके नॉलेज में, आपके ज्ञान में इजाफा होता रहता है। इसके अलावा आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि प्रोटोकॉल जो निश्चित नहीं था, तो अभी हम जो जांचें कर रहे हैं वो जांचें क्या होती हैं, किस जांच के आधार पे हम ये तय करते हैं कि आप कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं? आप ये कैसे तय होता है, जांच क्या होती है और किस हद तक वो जांच जो है प्रभावशाली है? ये एक बहुत जरूरी चीज है। जांचों को लेकर के काफी लोगों के मन में संशय है और ये संशय काफी ज्यादा 2020 में भी था और ये 2021 में भी है। और लोगों के मन में संशय ये होता है कि कोई व्यक्ति बीमार है और तब भी वो पॉजिटिव नहीं आ रहा होता है, और कोई जो कि बीमार नहीं है, बिना लक्षण वाला है, वो पॉजिटिव आ जा रहा है। लोगों के मन में एक भ्रम फैलाया जाता है कि ये सब जो है फर्जी हो रहा है, ये कोई कोरोना वायरस नहीं है, या ये जो जांचें हैं ये निराधार हैं, ये सब सेटिंग है। तो मैं आपको इस जांचों के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूं। आप इस जांचों के बारे में अगर समझ पाएंगे तभी आप ये बात भी समझ पाएंगे कि किन किन लोगों में ये जांचें होनी चाहिए और किन लोगों में ये जांचें होना निरर्थक है, और ये जांच ही क्या है। सबसे बुनियादी तौर पे ये बात समझने की कोशिश करनी होगी कि ये जो जांच होती है कोरोना वायरस की, ये जांच क्या है। ये जांच जो है इसका नाम है RT-PCR। आपने इस RT-PCR की जांच का नाम पिछले एक वर्ष में इतनी बार सुन लिया होगा जितना कि शायद हो सकता है आपने पूरे जीवन में नहीं कभी सुना होगा। बिल्कुल। ये जो RT-PCR की जांच है, ये जांच काम कैसे करती है? तो जो लोगों ने भी पहले कभी ये जांच करवाई होगी वो जानते होंगे कि ये जांच के लिए एक डंडी में रुई लगी हुई होती है। वो या तो उनके गले में डाल करके या उनके नाक में डाल करके सैंपल निकाला जाता है और ये सैंपल की जांच हम लोग करते हैं। इस सैंपल को सपोज करिए कि हम लैब में लेकर के जब आते हैं तो हम सबसे पहले एक प्रकार का केमिकल डालते हैं जिससे कि उसके भीतर अगर एक वायरस मौजूद होगा, फर्ज करिए कि एक वायरस की लंबाई 10 मीटर की है, एक वायरस की लंबाई 10 मीटर की है, एक व्यक्ति है जिसके पास से हमने सैंपल लिया है, उसके भीतर वायरस मौजूद है और हमने उसका सैंपल लेकर के जब लैब में लाते हैं तो सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, एक केमिकल उसमें डालते हैं जिससे कि उसका 10 मीटर का लंबा वायरस छोटे छोटे टुकड़े में बट जाता है। सपोज करिए कि आधे मीटर में, 1 मीटर में या उससे भी सूक्ष्म छोटे छोटे टुकड़े में हम उस वायरस को सबसे पहले बांट देते हैं। अब बांटने के बाद क्या करते हैं कि एक दूसरा केमिकल डालते हैं और वो जो छोटे टुकड़े, सबसे छोटे टुकड़े के वायरस बचे हुए जो होते हैं उनको फिर से बड़ा करते हैं। लेकिन ये वायरस का जो अब बड़ा कर रहे हैं ये पहले जैसा वायरस नहीं रहा करता है। ये अब हम उसको कंप्यूटर से जांचते हैं और हम तय करते हैं कि यहां पर वायरस का इन्फेक्शन मौजूद था या नहीं था। अब इन दोनों बातों में अंतर क्या हुआ? सबसे बुनियादी अंतर यह हुआ कि ये जो RT-PCR की जांच है ये जिंदा वायरस या मरे हुए वायरस के बीच में अंतर नहीं बता रहा होता है। मैं फिर से अपनी बात को रिपीट कर रहा हूं कि ये जो RT-PCR की जांच है ये जिंदा वायरस या मरे हुए वायरस के बीच में अंतर नहीं बता रहा होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि अगर एक व्यक्ति जिसके पास से हमने सैंपल लिया था वहां पर अगर वो मरा हुआ भी वायरस था, अब ये मरे हुए वायरस की स्थिति का क्या मतलब है उसको दो अलग अलग बातें समझते हैं। फर्ज करिए कि एक व्यक्ति पॉजिटिव आ गया था और वो ये बात के लिए परेशान रहता है कि 14 दिन का आइसोलेशन हो जाने के बाद, 14 दिन के बाद
जब वो पॉजिटिव आया था, उसके उपरांत क्या उसकी जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? ठीक है, तो ऐसे वाली एक सवाल उठता है। और दूसरा एक सवाल यह हो सकता है कि अगर एक व्यक्ति जो कि उसके परिवार में 6 जन रहते हैं और उसमें से उनके माता पिता पॉजिटिव आ गए हैं, अब बाकी जो 4 जन हैं वो भी जांच कराना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हमारी भी जांच करा दो ताकि हमें यह पता चल सके कि हमें कोरोना हुआ है या नहीं हुआ है। अब क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि ये जो आरटी-पीसीआर की जांच है ये मरे हुए और जीवित वायरस के बीच में अंतर नहीं बता रहा होता है, तो होता ये है कि अगर मुझे वायरस का संक्रमण हुआ है तो शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता भी हमारे इस लंबे 10 मीटर के वायरस को छोटे छोटे टुकड़े में बांट देता है। और अगर वो हमारे नाक या गले में छोटे से छोटे टुकड़े मरे हुए वायरस के टुकड़े भी अगर मौजूद होंगे तो आरटी-पीसीआर की जांच अगर कराई जाएगी तो वो हमारे को पॉजिटिव बताएगा। अब आपने समझा कि अगर किसी व्यक्ति में अगर लक्षण मौजूद नहीं है और विशेष लक्षण का मतलब कि अत्यधिक खांसी, तेज बुखार या सांस फूलने की परेशानी अगर नहीं है तो 14 दिन के बाद उसकी दोबारा जांच होना निरर्थक है, क्योंकि वो तो मरे हुए वायरस में भी शरीर ने उस वायरस को मार दिया था और उसके छोटे छोटे ही टुकड़े उसमें मौजूद थे। सो उस वायरस के छोटे टुकड़े के होने के पश्चात भी आरटी-पीसीआर ने तो पॉजिटिव रिपोर्ट दिया। वो अपना काम बखूबी कर रहा है, पर सवाल यह उठता है कि वो तो वायरस वैसे भी मर चुका है, वो आपके अभी प्रेजेंट कंडीशन में इन्फेक्शन के बीमारी के मौजूद होने की स्थिति को स्पष्ट नहीं कर रहा है। अगर वायरस मर भी चुका था क्योंकि शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट चुका था, तो अब उसकी दोबारा जांच के पॉजिटिव आने के बाद भी इसका कोई फायदा नहीं था। इसलिए आरटी-पीसीआर की जांच दोबारा 14 दिन के बाद होना कोई फायदे का नहीं है अगर उस व्यक्ति में विशेष लक्षण अत्यधिक खांसी, तेज बुखार या सांस फूलने की परेशानी ना हो तो। अब ये वाली बात दोबारा लौट करके आते हैं कि जिन लोगों में माता पिता या परिवार के 2 जन अगर पॉजिटिव हैं तो क्या उनके परिवार के दूसरे जन को जांच करानी चाहिए? इस बात को समझने के लिए एक उदाहरण आपको देता हूं जी कि ये इन्फेक्शन क्या होता है और बीमारी क्या होती है। इस बात को आपको समझना होगा सबसे पहले कि इन्फेक्शन क्या होता है और बीमारी क्या होती है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ट्यूबरक्लोसिस के बारे में थोड़ा समझना होगा। हिंदुस्तान की आबादी 130 करोड़ की है, जिसमें 40 करोड़ लोगों को टीबी का इन्फेक्शन है, पर बीमारी ट्यूबरक्लोसिस की 20 से 25 लाख लोगों को ही सिर्फ है। अब इन्फेक्शन का मतलब और बीमारी का मतलब को आसान शब्दों में समझने के लिए आपको बताता हूं कि सपोज करिए कि एक बदमाश गुंडा जेल में बंद है और सलाखों के पीछे है। अगर जेल में वो बदमाश बंद है और सलाखों के पीछे है तो जबरदस्ती वहां जेल में घुस करके उसे गोली मारने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अभी समाज में कोई भी उत्पात नहीं कर रहा है। लेकिन अगर वो जेल की सलाखों को तोड़कर बाहर निकल आए और बाहर उत्पात कर रहा है, बाहर परेशानी पैदा कर रहा है, तो उसको जरूर कंट्रोल करना और उसको मारना जरूरी हो जाता है। तो ये जो जेल की सलाखों के पीछे वो अगर बदमाश बंद है, ये बिल्कुल वही स्थिति है जो इन्फेक्शन की है। शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता वो कीटाणु को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में, कब्जे में लिया हुआ है और शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको उत्पात करने से रोक रखा है। और दूसरी एक ऐसी स्थिति जहां की वो बदमाश बाहर निकल करके पूरे शरीर में उत्पात कर रहा है, ये वाली स्थिति बीमारी वाली स्थिति हो जा रही है, जहां की रोग प्रतिरोधक क्षमता हार चुका है और ये कीटाणु पूरे शरीर में फैल रहा है और वो अपने तरह तरह के लक्षण पैदा कर रहा है। ये बीमारी वाली स्थिति हो गई है। तो जैसे कि हम ट्यूबरक्लोसिस में जहां पर की इन्फेक्शन वाली स्थिति रहती है, मतलब कि 40 करोड़ आबादी जो इन्फेक्टेड है उसकी ना ही जांच करते हैं और ना ही उसका इलाज करते हैं।
जबकि हम इंतजार कर रहे होते हैं कि जब तक कि कोई व्यक्ति का लक्षण नहीं हो तब तक कि उसके विशेष लक्षण के आधार पर ही फिर हम उसकी जांच करते हैं और उसका इलाज करते हैं। तो ये जो कोरोना वायरस वाली स्थिति भी है, ये वैसी ही वाली स्थिति हो गई कि अगर परिवार के 2 जन पॉजिटिव हैं तो बाकी दूसरे जन के इन्फेक्टेड होने का, उनमें संक्रमण होने का चांस तो होना ही होना है। लेकिन अगर उनमें विशेष लक्षण, जो मैंने बार बार आपसे कहा कि अत्यधिक खांसी होना, तेज बुखार होना या सांस फूलने की विशेष परेशानी ना हो, तो ऐसी परिस्थिति में सिर्फ और सिर्फ उनको आइसोलेट होने की ही जरूरत है। उन लोगों में ना ही विशेष दवाइयां और ना ही विशेष जांचें कराने की आवश्यकता है। हां, ऐसी वाली स्थिति में अब आप ये बोल सकते हैं कि पिछले साल तो आपने पकड़ करके लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करा करके जांचें कराई और आज आप अपनी बात से फिर रहे हैं और आज आप अपनी बात से पलट गए और आपने कहा कि अब उन लोगों की जांच कराने की आवश्यकता ही नहीं है जिन लोगों में विशेष लक्षण नहीं है। जबकि पिछले साल तो जिन लोगों में लक्षण नहीं थे उनकी भी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करा करके आपने जांच करवाई। बात बिल्कुल सही है। अब इस बात को समझना होगा फिर से वापस उसी ट्यूबरक्लोसिस के स्तर पे कि जब जनसंख्या में कम लोगों में कोई विशेष इन्फेक्शन होता है तो इन्फेक्शन के ही स्तर पे उसका इलाज कर लेना ज्यादा अक्लमंदी होती है। अब वो कैसे? जैसे ट्यूबरक्लोसिस का इन्फेक्शन अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया जैसे विदेश के देशों में काफी कम है, तो वहां पर अगर उनको कोई इन्फेक्शन वाला व्यक्ति भी मिलता है तो वो उसका पूरा ट्यूबरक्लोसिस का इलाज कर देते हैं, उसकी पूरी जांच करते हैं और पूरा इलाज कर देते हैं। लेकिन हमारे यहां क्योंकि 40 करोड़ की आबादी को इन्फेक्शन है और क्योंकि 40 करोड़ बहुत ज्यादा है और इन्फेक्शन वाली स्थिति का इलाज कर पाना सही नहीं रहेगा, इसलिए सिर्फ और सिर्फ बीमारी वाली स्थिति का हम इलाज करते हैं। यही बात 2020 के कोरोना वायरस के साथ थी कि जब आम जनसंख्या में बहुत कम लोगों में इसका संक्रमण था तो हमने कोशिश ये करी थी कि शुरुआती स्टेज में ही इन्फेक्शन वालों को जल्दी से जल्दी पकड़ करके उनका संक्रमण रोका जाए और उनका इलाज सही तरीके से किया जाए। इसलिए वहां पर उन लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके जांचें हो रही थीं। लेकिन 2021 की स्थिति अब 2020 की स्थिति से काफी भिन्न है। आप उसको कम्युनिटी ट्रांसमिशन कह लीजिए या ना भी कम्युनिटी ट्रांसमिशन बोले तो ये कम से कम मान ही सकते हैं कि आज जनसंख्या में काफी ज्यादा कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ चुका है। सो ऐसी वाली स्थिति में अब ज्यादा जांचें करा करके उन लोगों में जिनमें की विशेष लक्षण नहीं है ये जांचों का दुरुपयोग होगा। सो उन लोगों का जिन लोगों में विशेष लक्षण नहीं है, परिवार के दूसरे जन अगर पॉजिटिव आ गए हैं तो उनको मात्र आइसोलेट होने की जरूरत है और उनके आइसोलेशन रहते हुए जैसा कि सरकार और प्रशासन की ओर से हेल्पलाइन नंबर मौजूद हैं, उनमें अगर कोई विशेष लक्षण हो तो उनको बताना चाहिए। लेकिन अगर विशेष लक्षण ना हो तो उन लोगों को जांचें नहीं करानी चाहिए। बहुत तफसील से, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत बारीक जानकारी आपने दी कि संक्रमण के स्तर पर जब चीजें होती हैं तो उनका इलाज करना आसान होता है, लेकिन जब चीजें बीमारी के स्तर पर होती हैं तब जनमानस तक पहुंच करके वो संसाधनों की बर्बादी ज्यादा हो जाती है। इसलिए पिछले साल की तुलना में ये परिवर्तन हुआ है कि सबकी जांच की आवश्यकता नहीं है। इससे सिर्फ हम उन व्यक्तियों तक पहुंच पाएंगे या जांच कर पाएंगे जो वास्तव में जरूरतमंद हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसे आम जनमानस में समझना बहुत जरूरी है। अच्छा, इसमें एक प्रश्न ये उठता है कि जब हम एक व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पा लेते हैं उसके 14 दिन बाद तक एक मोटा मोटा ये माना जाता है कि उसके अंदर वायरस का संक्रमण खत्म हो चुका है और 14 दिन के आइसोलेशन के बाद वो शायद वापस लोगों के बीच में या परिवार के बीच में आ सकता है। तो क्या 14 दिन के बाद जो एक क्वारंटाइन पीरियड भी कहा गया है उसको जांच की दोबारा आवश्यकता नहीं है, उसे नेगेटिव रिपोर्ट लेकर के आने की जरूरत नहीं है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो 14 दिन का आइसोलेशन का जो समय है ये जरूरी हुआ करता है और ये एक आम तौर से जब से उसके लक्षण आए हैं और उसकी जांच हुई और उसके बाद 14 दिन का उसने आइसोलेशन कंप्लीट कर लिया, अगर अब उनमें विशेष लक्षण मौजूद नहीं है, और विशेष लक्षण क्या हो सकते थे? तेज बुखार, अत्यधिक खांसी
या सांस फूलने की परेशानी, अगर इन 3 चीजों में से अगर बहुत ज्यादा कोई परेशानी वाली बात ना हो तो इनकी दोबारा जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो उनमें पॉजिटिव अगर आरटी-पीसीआर आ भी रहा है तो वो उनके मरे हुए टूटे हुए टुकड़े वायरस के जो बचे हुए होते हैं उनकी वजह से भी पॉजिटिव आ जाएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि आरटी-पीसीआर की जांच जीवित या मरे हुए वायरस के इन्फेक्शन के बीच अंतर नहीं बताता है। अच्छा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो जांच होती है आरटी-पीसीआर, ये दोनों में अंतर नहीं करती है, और मृत वायरस भी है तो भी वो आपको पॉजिटिव दिखाएगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें सरकारी औपचारिकता पूरी करने के लिए, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव था और उसके 1 महीने बाद या 15 दिन बाद उसको कहीं ट्रेवल करना है या कहीं एडमिशन के लिए जाना है, वहां पे ये उससे मांग की गई है कि आपको कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट देना जरूरी है। तो क्या ऐसे में वो व्यक्ति नेगेटिव रिपोर्ट दे पाएगा? ये औपचारिकता कैसे पूरी कर पाएगा वो? ये अब 2 अलग अलग बातें यहां से हो गई। एक क्या होना चाहिए और एक क्या हो रहा है। तो क्या होना चाहिए वो तो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो आरटी-पीसीआर की जांच है ये उन लोगों के लिए ही सीमित होनी चाहिए जिन लोगों में लक्षण मौजूद हैं। लेकिन सरकारी स्तर पे जो औपचारिकताएं पूरी हो रही हैं कि जिनमें कि आपको किसी स्कूल, कॉलेज या हवाई यात्रा या बॉर्डर अंतर्राज्यीय क्रॉस करने के लिए आपको अगर ये रिपोर्ट नेगेटिव चाहिए तो वो एक अलग सी बात हो रही होती है। अगर कोई व्यक्ति पहले पॉजिटिव आ गया है और उसके 15 दिन के पश्चात अगर आपने उसकी दोबारा जांच कराई है और वो पॉजिटिव रिपोर्ट आ रही है तो इसको बुनियादी तरीके से देखने की जरूरत हो रही होती है। जैसे कि ये गाइडलाइन, सरकारी गाइडलाइन भी अपने पास उपलब्ध है कि अगर जिन व्यक्तियों में विशेष सांस फूलने की परेशानी या उनको ऑक्सीजन लगाने की आवश्यकता नहीं हो या उनमें तेज बुखार ना हो तो उनकी दोबारा जांच नहीं कराने की आवश्यकता है। अब उसे सिर्फ सरकारी औपचारिकता पूरी करनी है तो जरूर ही उसको दोबारा जांच करानी पड़ेगी, लेकिन ऐसे व्यक्तियों में दोबारा जांच कराने की आवश्यकता डॉक्टरी स्तर पे नहीं है। जी, डॉक्टरी स्तर पर इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमने कोरोना के लक्षणों की बात कर ली और क्या परिवर्तन हुआ है पिछले 1 साल में, हमने उसके बारे में बात की और बहुत विस्तार से आपने जांच की प्रक्रिया के बारे में हमारे श्रोताओं को समझाया। अब हम इससे अलग थोड़ा सा वैक्सीन के बारे में भी जानना चाहेंगे, क्योंकि कोरोना वैक्सीन को लेकर के बहुत बड़ा अभियान है ये और आम जनमानस तक ये अभियान धीरे धीरे पहुंचने लगा है क्योंकि इसका दायरा भी बढ़ा दिया गया है। तो वैक्सीन को लेकर के भी एक तबके द्वारा, एक सेक्शन द्वारा कई बार भ्रम पैदा किया जाता है कि वैक्सीन लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए। तो इसमें तथ्य क्या है, आप क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि आप इसके विशेषज्ञ हैं? कोरोना के टीके 2 प्रकार के अपने देश में उपलब्ध हैं और ये दोनों ही प्रकार के टीके लगाए जा रहे हैं। और आप जैसा देख सकते हैं कि पिछले 2-2.5 महीने के अंदर में काफी ज्यादा ये कोरोना के टीके लगाए गए हैं। कोरोना के टीके से संबंधित कई भ्रम जो है लोगों के भीतर है। एक तो ये कि इसको लगाने के बाद भी दोबारा कोरोना हो जा रहा है। 2 नंबर की ये कोरोना का टीका जो है फर्जी है, इसमें कोई दम नहीं है, इसको लगवाना ही नहीं चाहिए। सो ये सब बातें बेबुनियाद हैं और इन सारी बातों पे बिल्कुल ध्यान देने की जरूरत नहीं है। कोरोना का टीका काफी अच्छा है और कोरोना के टीके लगवाने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि कोरोना का जो टीका है वो 2 प्रकार का है। एक कोवैक्सीन नाम से आता है, एक कोविशील्ड आता है। ये दोनों ही सभी देश भर में अलग अलग जगहों पे लगाए जा रहे हैं और ये समय के साथ साथ इसका प्रारूप बढ़ता चला जा रहा है। इसका ज्यादा से ज्यादा लोगों में लगाने के लिए पहले 60 वर्ष तक की आयु सीमा एक लिमिट तय की गई थी और एक 45 वर्ष अब हो गई है। पहले जो है और दूसरी बीमारियों के साथ होना पे ही उसको लगाया जा रहा था, अब धीरे धीरे करके ये बढ़ता चला जा रहा है। ये जो कोरोना वायरस की वैक्सीन है, जो कोरोना वायरस का टीका है, इसको लगवाने से दोबारा भी अगर आप पॉजिटिव हो जा रहे होते हैं तो भी इसमें एक अच्छी बात यह है कि गंभीर संक्रमण होने के खतरे काफी कम हैं। जो सबसे अच्छी बात है कि अगर आप कोरोना का टीका लगा चुके हैं तो आप हो सकता है कि दोबारा पॉजिटिव आ जाएं, लेकिन गंभीर संक्रमण होने के खतरे काफी कम हैं।
सो कोरोना का टीका अगर आपको लग पा रहा हो और अगर आपका नंबर आ रहा हो तो आप जरूर से लगवा लें। महत्वपूर्ण बात यह है कि लगवाने के बाद आपके अंदर जो जटिलता है और जो खतरा पैदा होता है वो काफी हद तक कम हो जाता है और बहुत बार आपको वेंटिलेटर या आईसीयू की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई डॉक्टर साहब। ऐसी ही बात है जैसे कि बीसीजी का टीका। बीसीजी का टीका अगर आपने छोटे बच्चों में लगवा लिया है तो टीबी के इन्फेक्शन होने के खतरे तो नहीं खत्म होंगे, टीबी का इन्फेक्शन हो जाएगा, लेकिन गंभीर प्रारूप जो टीबी के होते हैं, जो दिमाग की टीबी होती है, वो वाली टीबी नहीं हो पाएगी। इसीलिए ये टीका भी कोरोना वायरस का वैसे ही बीसीजी का टीका की तरह काम कर रहा है, जिसमें गंभीर प्रारूप जो कोरोना वायरस के हैं वो नहीं होंगे, लेकिन कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात। डॉक्टर साहब, आखिरी में हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इलाज भी हो रहा है मरीजों का, जांचें भी बहुत ज्यादा हो रही हैं और टीका भी लगवाया जा रहा है, तो इन सब के बावजूद भी खतरा टला नहीं है, तो आप आम जनमानस से क्या संदेश देना चाहेंगे, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे ताकि एक समाज के रूप में हम सब मिल करके अपने सामूहिक दायित्व का निर्वहन करते हुए इस बीमारी को मात दे सकें? ये बहुत ही जरूरी बात है। जैसा कि हम सभी ने देखा कि 2020 में जो लॉकडाउन का समय था वो काफी कष्टदायक समय था और उससे काफी आर्थिक और सामाजिक परेशानी हुई। ये मेरा आप सभी लोगों से विनम्रता से निवेदन है कि अगर हम सभी ने मिल करके मास्क लगाया और सोशल डिस्टेंसिंग मतलब आपस में दूरी रहने की कोशिश करी, और जो तीसरी चीज जो सबसे जरूरी है वो है नियमित रूप से हाथ धोने की कोशिश करी, तो जो कि सरकार द्वारा कठोर कदम जो कि लॉकडाउन का रहा करता है, इससे हम सभी लोग बच सकते हैं और हम सभी लोगों को प्रशासन की मदद करनी चाहिए और नियमित तौर पे मास्क लगाना, हाथ धोना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। अगर हम सभी लोग इन तीनों बातों का अच्छे तरीके से पालन करेंगे तो कोरोना वायरस के वजह से जो कि आप सभी ने 2020 में गंभीर लॉकडाउन देखा है, वैसा स्थिति दोबारा नहीं आ पाएगी। जी, गंभीर लॉकडाउन की स्थिति ना आए और हमारा जो सामान्य कामकाज है, अर्थव्यवस्था, आम जनजीवन, वो भली भांति सामान्य रूप से सुचारू रूप से चलती रहे। इसके लिए जरूरी है कि मास्क, 2 गज दूरी और हाथ धोना, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, बहुत जरूरी है। ये आखिरी उपकरण हमारे हाथ में है। तो टीका लगवाने के साथ साथ आपको इन तमाम उपायों का पालन करना जरूरी है। इससे आपको दोहरा सुरक्षा कवच मिल जाता है। डॉक्टर साहब, तमाम मुद्दों पर आपने हमारे श्रोताओं को एक बार फिर से उनको जागरूक किया और तमाम जो जटिल मुद्दे थे उनके ऊपर बहुत बारीकी से आपने विश्लेषण करके श्रोताओं को जागरूक किया। डॉक्टर तलहा साद, विभागाध्यक्ष व एसोसिएट प्रोफेसर टीबी व चेस्ट विभाग, बुंदेलखंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज सागर से हमारे बीच आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।